अब आगे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन और पीरियोडिक टेबल में इसकी अरेंजमेंट। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का जो अगला नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। अब हमारे पास जो ये स्पिन पेयर रिपल्शन है इसके अंदर सबसे पहले दो चीजों को हमें देखना है कि हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में होता है कि इन आ ऑर्बिटल, एक लफ्ज है जी ऑर्बिटल, उसके अंदर अगर तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो यानी स्पिन कर रहे हो, और दूसरी तरफ है कि इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, मीन इलेक्ट्रॉन एक है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। या तो वो 2 होंगे तो फुल फिल्ड मुकम्मल, या 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे? हाफ फिल्ड। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये देखो, जबकि ये H है और ये बॉन्ड है, ये Cl है। इस H का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको ये कहते हैं ये हाफ, इधर Cl है तो इसका भी ये हाफ, ये दोनों मिलते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं वो दो तरह होते हैं, एक होता है स्पिन पेयर, एक होता है हाफ पेयर। अब यहां पे वो कहता है कि बेसिकली कि यहां पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, यहां पे हाई होती है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्पिन पेयर्ड, अब ये पेड़ है मेन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, इन द सेम ऑर्बिटल। जब तक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ना वो पेयर की फॉर्म में इस तरह इन सेम ऑर्बिटल, द रिपल्शन बिटवीन देम, तो इनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। अब देखें ना कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन, ये भी कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो रिपल्शन तो होगी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्पिन, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन में होते हैं किसमें? पेयर्ड में, इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में, द रिपल्शन बिटवीन देम, तो उनमें रिपल्शन होगी, कैन लीड टू अ स्लाइटली लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि इनकी रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना हमें आसान होता है। उसके बाद अच्छा, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर्ड किससे कर रहे हैं? टू रिमूव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वर्ड है अनपेयर्ड, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वजह बताई हुई है, दिस इज बिकॉज, इसकी वजह क्यों है? द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्शन, उसमें रिपल्शन ज्यादा है, मेक इट स्लाइटली इजियर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेयर्ड, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इसमें रिपल्शन है और इसको निकालना मुश्किल है। अब इस चीज की एग्जांपल है, क्रोमियम 24 और 25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है क्रोमियम और मैग्नीज की। क्रोमियम के अंदर आर्गॉन 18 के बाद 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमारे पास लास्ट डिजिट जो आता है वो है 4s1, ये हमारे पास है। और जबकि मैग्नीज के अंदर जो है आर्गॉन को लिखते हुए लास्ट जो आता है वो है 4s2। मेन क्रोमियम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है हाफ और मैग्नीज के अंदर क्या है? फुल फिल्ड। तो अभी हमने ये सारा पढ़ा है कि हमने कहा इसकी एनर्जी कम है और इस सिंगल वाले की एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो सेम क्रोमियम की एनर्जी ज्यादा है मैग्नीज से, क्यों है? रीजन आपके सामने जो यही है, इसी को दोबारा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्रोमियम है उसके अंदर पेयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पाई जाती है एज कंपेयर टू अनपेयर्ड, यानी क्रोमियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन इट्स 4s ऑर्बिटल, जबकि इसमें रिमूविंग वन ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम इस एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालना है रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ स्पिन पेयर रिपल्शन, स्पिन पेयर रिपल्शन की निस्बत। तो हमें इस पूरे टॉपिक में ये सीखा कि जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी जो स्पिन है उस रिपल्शन की वजह से एटम में हमारे पास
जो एनर्जी होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है और सिंगल में हमारे पास ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हमारे पास पीरियड एंड ग्रुप। अब अगर हम जाते हैं पीरियड्स के अंदर और या जो कि लेफ्ट टू राइट है और ऊपर से नीचे क्या है ग्रुप। अब सबसे पहले हम वो कहता है गोइंग डाउन टू द ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं ऊपर से नीचे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ऊपर से नीचे इसका 1 3 11 इसमें एक शेल, इसमें होते हैं 2 शेल, इसमें होते हैं 3 शेल। अब साइज बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो वीक, साइज इंक्रीज, न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिक्रीज और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, एटम का साइज बढ़ता है एंड शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में ये देखेंगे हमारे पास जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड पीरियड को ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, शेल 2 है, इसमें 4 है, शेल 2 है, इसमें 5 है, शेल 2 है, इसमें 6 है, शेल 2 है, नाइट्रोजन में 7 है, शेल 2 है, ऑक्सीजन में 8 है, शेल 2 है, इसमें 9 है, शेल 2 है, इसमें 10 है, तो इसमें भी शेल कितने हैं 2। लेफ्ट टू राइट शेल 2 है, जैसे कि ये देखिए 3 है, फर्स्ट में 2 और 1, इसमें कितने हैं 4, फर्स्ट में 2 और बाहर 2, कितने हो गए 4, इसमें 2 और 5, इसी तरह 2 और हमारे पास आ गए 4 और 2 और हमारे पास 5 आ गया, 2 और 6, 2 और 7 और 2 और 8, पहले शेल में 2 और फिर 8। इस मुताबिक हम अगर देखते हैं तो हमारे पास पूरे लेफ्ट टू राइट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर वो इंक्रीज हो रहे हैं मगर शेल नहीं बढ़ रहा, शेल का साइज नहीं बढ़ रहा। तो उसके अंदर हमारे पास जो यहां पे चीज बढ़ रही है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एटम मजबूत हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स अनचेंज, शेल नहीं बदलते, वही रहते हैं। While the effective nuclear charge increase, जो न्यूक्लियस की ताकत है वो बढ़ती है, therefore ionization energy increase in a left to right। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है अल्कली मेटल, ये जो कि ये हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास, जिसको हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो होती है लो ऊपर से नीचे, और इनमें वैसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जबकि जो नोबल गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है पीरियड के अक्रॉस यानी अपने अपने पीरियड के लिहाज से हाई होती है, यानी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास हाई। तो इस तरह हमारे पास हमने एक चीज देखनी है पीरियोडिक टेबल के हवाले से ट्रेंड। तो अगर हमारे पास इसमें हम टेबल बनाते हैं, इस साइड पे आयोनाइजेशन एनर्जी और इस साइड पे एटॉमिक नंबर लेते हैं, तो हाइड्रोजन की कम, फिर उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, तो आगे बोरॉन, कार्बन। अब आप देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के यहां पे है और हीलियम यहां पे, नोबल गैस हाई, हाइड्रोजन अल्कली मेटल लो। अब आ गया सेकंड पीरियड, ये देखिए सेकंड पीरियड, लिथियम स्टार कहां से लो, अब लिथियम का बाद बेरिलियम, इसकी थोड़ी सी हाई। अब बेरिलियम के बाद लेफ्ट टू राइट बोरॉन की हाई होनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज 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 होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। क्यों? यहां पे डबलेट रूल लगता है कि वही जो हमने यहां पे स्टडी किया है सेम यही फैक्टर यहां पे हमारे पास लग रहा है कि हमारे पास बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम। फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फिर एक वही प्रॉब्लम, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला, कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है उसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम। हालांकि लेफ्ट टू राइट नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होती, क्योंकि वहां पे फैक्टर ये लगता है कि नाइट्रोजन इज अ हाफ फील्ड, दैट इज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में।
ऐसे ही फ्लोरीन, नियोन और इसी तरह फिर हमारा सोन टेबल बनता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।